भारत पे सबसे पहला मुसलमान हमला आज से 1300 वर्ष पहले हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इसकी आज हम विस्तार से बात करेंगे। आपको खास बात यह है कि अफ्रीका, यूरोप, इंडिया उस वक्त व्यापार चलता था। अरब के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, क्योंकि उस वक्त जो व्यापार चलता था खुश्क रास्ते से भी चलता, ड्राई पोर्ट से भी चलता था और समुद्री रास्ते से भी चलता था। उस वक्त व्यापार का केंद्र मिस्र हुआ करता था, मगर इतना व्यापार चलता था, गुजरात भी आते थे अरब के लोग, मगर इन दोनों में दुश्मनी क्यों पड़ी? भारत पे हमला क्यों हुआ? सिंध पे सबसे पहले सिंध के ऊपर हमला हुआ था, इसकी बात करेंगे। और दूसरी वजह ये थी कि उस वक्त बौद्धियों का काफी अच्छा मतलब आबादी थी सिंध के प्रांत में, और कहा जाता कि राजा दाहर बौद्धियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। इसी वजह से बौद्धियों ने अरब के खलीफा के पास एक पत्थर खलीफा के पास भेजा कि हम आपकी मदद करेंगे, आप यहाँ सिंध पर हमला कीजिए। ये भी एक दूसरा कारण था। बड़ा और महत्वपूर्ण कारण ये था कि उस वक्त सिंध प्रांत से सिंध दरिया के से समुद्री बेड़ा गुजर रहा था और उनको लुटेरों ने घेर लिया। उसमें काफी बुजुर्ग थे, व्यापारी भी थे और उनमें एक उच्च कबीले की औरत भी थी, महिला भी थी। तो इसी वजह से उस खलीफा ने मांग की कि हमारे बेड़े को कहा आप रिहा करें। तो उस वक्त राजा दाहर ने कहा कि मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं है, मुझे मालूम नहीं कि किसने इसको लूटा है। इसी वजह से फिर कहा जाता है कि जो खलीफा थे वो काफी चिढ़ गए। हज्जाज बिन यूसुफ था, उसने 2 बार फिर सिंध पे हमला किया, वो दोनों हमले नाकाम हो गए। और फिर बारी आती है मोहम्मद बिन कासिम की। और मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष का था उस वक्त, उसने भारत पे हमला किया। उस वक्त उसकी सेना 12,000 थी, 6,000 सीरिया के, इसको शाम बोलते थे तब, और 6,000 इराक के लड़ाके मौजूद थे और 1,000 ऊंट थे। उन पे जंगी सामान धरा हुआ था और साथ साथ समुद्री बेड़ा भी था, अगर इमरजेंसी पड़ जाए और समुद्री बेड़े की भी वो इस समुद्री बेड़े को वो इस्तेमाल कर सकें। और आगे बढ़े, उनके साथ साथ उन्होंने कोफ से लेके सिंध तक चौकियां बनवा डाली थी कि अगर कोई खबर जल्दी से पहुंच सके, अगर मोहम्मद बिन कासिम को कोई प्रॉब्लम हो तो वो सिंध से उसकी मदद कह सकते कि अरब से उनकी मदद हो सके। इसी वजह से चौकियां बनाई गई। और दूसरी तरफ भारत के राजा दाहर की बात करें, इसके पास 20,000 पैदल सेना थी और दूसरी इसके साथ साथ उनके पास 5,000 घोड़सवार और 1,000 जंगी हाथी भी था, मगर फिर भी इनकी हार हो गई थी। उस वक्त रियासतें भी काफी बटी हुई थी जो एक होकर ना लड़ सके, इसी वजह से के साथ सिंध में हार हो गई। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था, वो देवल पर किया था, देवल को जीता, तो बेड़ा काबू में किया था उस लुटेरों ने, उनको छुड़ाया गया। और मोहम्मद बिन कासिम ने जो बोधी जेलर था वहां का, जो कैदियों को कैद किया था, उसके अच्छे व्यवहार की बात उन कैदियों ने की थी। तो उसके बाद फिर उसी जेलर को ही कह सकते हैं कि वहां का शासक थाप दिया था। उसके बाद नैरून आए, नैरून को फतेह किया, शेषम को फतेह किया। उसके बाद जो युद्ध हुआ तो भयानक युद्ध हुआ। एक तरफ हाथियों की फौज थी, राजा दाहर की बड़ी फौज, और एक था मोहम्मद बिन कासिम। तो उस वक्त घमसान की जंग हुई और हाथियों को भगाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम की फौज ने रंग रोगन फेंकने शुरू कर दिए। वो एक केमिकल होता है, इसी वजह से उस केमिकल की वजह से हाथी भागना शुरू हो गए और एक हाथी पर राजा दाहर भी सवार थे, वो भी पड़ा। और उसके बाद आगे चलकर राजा दाहर ने किले की मदद ली और किले में अंदर रहकर हमला शुरू कर दिया। और अंदर उसको खबर मिली कि मेरे जर्नैल, जो भारत के जर्नैल थे, राजा थे, वो शहीद होने शुरू हो चुके हैं। तो उस वक्त राजा दाहर ने वीरता के साथ अपनी तलवार उठाई और मैदान जंग में आ पहुंचा। तो उस वक्त लड़ता लड़ता एक सिपाही के ने उस पर वार किया, जिस वजह से 20 जून 712 ईस्वी में वो शहादत प्राप्त कर गया। उसके बाद फिर आगे बात करेंगे उसकी रानी और उसके कुछ साथी और बेटे जय सिंह ने कमान को संभाला। युद्ध चलता रहा और जय सिंह जंग से भाग निकला और रानी बाई थी, उसका नाम था, उसने अंदर किले के अंदर रह के मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला किया। उसके बाद जब किले के अंदर मघोरे निकालकर अंदर जो मोहम्मद बिन कासिम अंदर चला गया, तो रानी ने सभी महिलाओं को साथ बिठाकर जौहर की रस्म कर ली। कहा जाए राजपूतों में आमतौर पर जौहर की रस्म की जाती है, तो वो जौहर की रस्म कर ली। और जय सिंह जा पहुंचा था ब्राह्मणाबाद, वहां वो 40,000 फौज लेके इंतजार कर रहा था मोहम्मद बिन कासिम का।
तब जिस घेरा मोहम्मद बिन कासिम भी वहां पर पहुंचा और उसने उसने तकरीबन 6 महीने आपस में, एक फौज इधर थी एक इधर थी, 6 महीने एक दूसरे को घेरा डाली रखा, किले में घेरा डाला कर रखा ब्राह्मणाबाद के किले में मोहम्मद बिन कासिम ने। तो उस वक्त पर आखिर में वहां के व्यापारी थे जो किले के अंदर, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को पत्र भेजा कि हम आपकी मदद करेंगे, आप हमें कुछ ना कहना। तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया तो उस वक्त व्यापारियों ने दरवाजे किले के खोल दिए और उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने किले पे कब्जा कर लिया। इस तरीके से वहां के जो सिपाही फौजी थे उनका सबका कत्लेआम किया गया और जो व्यापारी थे वो बच गए। इसी वजह आगे चल के वहां से 2 लड़कियां बरामद हुई थी जो राजा दाहर की लड़कियां थी। ब्राह्मणाबाद से जो लड़कियां बरामद हुई थी उनको खलीफा के पास अरब में भेजा गया। इन दोनों लड़कियों ने ही मोहम्मद बिन कासिम का खात्मा किया था, इसकी बात आगे चलकर करेंगे। और उसके बाद बातिया, अरवर और मुल्तान पर भी मोहम्मद बिन कासिम ने कब्जा कर लिया था। इसी वक्त कहा जाता है कि जो अरब के खलीफा थे उसका देहांत हो जाता है तो और नया खलीफा आता है। जो नया खलीफा था उसकी रंजिश थी पुराने खलीफा के साथ और पुराने खलीफा का रिश्तेदार था मोहम्मद बिन कासिम। इसी वजह से मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के इसके गवर्नर से हटा दिया था। सिंध की जो उसने वो शासक बना था उसको उस ओहदे से हटा दिया गया था। उसके बाद फिर जो लड़कियां थी दो, खास तौर पे आपको बता, जो लड़कियों को खलीफा के सामने पेश किया गया तो उन लड़कियों ने कहा कि हम आपके योग्य नहीं, क्योंकि हम तो 1-2 दिन पहले मोहम्मद बिन कासिम के साथ रह चुके हैं। खलीफा ने हुक्म किया कि मोहम्मद बिन कासिम को एक चमड़े के में बॉक्स में बंद करके मेरे पास भेजा जाए। जब उसको पकड़ के भेजा गया तो रास्ते में उसकी मौत हो गई। उसके बाद लड़कियों ने कहा कि ये तो हमारी चाल थी, हमने तो अपने बाप राजा दाहर का बदला लिया है। तो उस वक्त खलीफा ने उन दोनों लड़कियों का ही सिर कलम कर दिया था। इसके बाद जो खलीफा था उसको बहुत परेशानी हुई, शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने अपना एक जर्नैल को गुवा लिया था। 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की मौत के बाद कहा जाता है कि उसके बाद फिर हिंदू शासकों ने अपना उभार शुरू कर दिया था। वो उभरने शुरू हो गए थे सिंध में, मगर उसके बाद गजनवी आ जाता है। उसकी बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। इसके एक बात और बता दूं कि मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद, अरबों के भारत में आने के बाद क्या बदलाव हुए। सबसे बड़ी बात कि उनमें जो राजा दाहर के वक्त जो बड़े बड़े ओहदों पर थे, वो ऑफिसर थे, उनको उसी ओहदों पर रखा गया। जैसे कि वजीर थे, हिंदू वजीरों को वही स्थान पर रखा गया, कोई चेंजेस नहीं किए। नई अदालतें बनी, घोड़शालाएं बनी, तबेले बने, हॉस्पिटल बने। और इसके अलावा जो भारत के ग्रंथ थे, खास तौर पर रामायण और महाभारत, उनका अरबी जुबान में अनुवाद हुआ। बुद्धि और हिंदू और अरब, इन तीनों के मिलने की वजह से एक सिंधी जुबान होंद में आई। इस अरबी घोड़ों का आपने प्रचलन सुना होगा। अरबी घोड़े भी उसी वक्त उसी जमाने में अरब से ही आए थे, जिनकी खासी भारत में मांग होती है। इसके अलावा ज्योतिष जो भारत में प्रचलन था वो अरब में गया। और इसके अलावा एक बार खलीफा के इलाज करने के लिए भारत के वैद्य वहां पर जाकर इलाज करते थे। जब भारत की इलाज प्रणाली का उनको पता चला तो उन्होंने अपने हॉस्पिटल में भारतीय वैद्यों को भर्ती करना शुरू कर दिया था। ये था संक्षेप में इतिहास। बहुत सारी बातें होंगी जो आप भी जानते होंगे और पढ़ते भी होंगे। एक खास बात और रह गई, राजा दाहर के बारे में कहा जाता कि इसने अपनी बहन के साथ ही शादी कर ली थी। कहा जाता कि उस बहन ने ज्योतिष ने बताया था कि जिस घर पे तू जाएगी उसका कब्जा सिंध पे होगा। इस बात को लेकर राजा दाहर ने अपनी बहन से ही शादी कर ली थी। ये कितना सच है कितना झूठ है, ये तो खोज का विषय, विवाद का विषय भी है। सो अगली बार नया विषय लेकर मिलते हैं। मेहरबानी, धन्यवाद।